कार्बनिक अम्ल और इसके नोट्स को देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स हैं कार्बनिक अम्ल के, इंपॉर्टेंट नोट्स को देख लेते हैं। कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोक्सिल समूह, जैसे कार्बोक्सिल समूह है C, फिर डबल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड यहाँ पे OH, CO है और OH है, CO है और OH है, CO के बीच में डबल बॉन्ड, OH के बीच में सिंगल बॉन्ड है, क्रियात्मक समूह के रूप में उपस्थित होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल एसिड कहलाते हैं। जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो क्या कहलाते हैं? एसिड कहलाते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों को हाइड्रोकार्बन का कार्बोक्सिल व्युत्पन्न माने जा सकते हैं। जैसे CH4 मीथेन अणु से एक हाइड्रोजन परमाणु को कार्बोक्सिलिक समूह और उसके सिंगल बॉन्ड COOH द्वारा विस्थापित करके CH3 COOH एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक अम्ल का सूत्र पूछता है, CH3 COOH है, द्वारा व्युत्पन्न किया जा सकता है। अम्ल के अणु में कार्बोक्सिलिक समूहों की संख्या 1, 2, 3 होने के अनुसार अम्ल मोनोकार्बोक्सिलिक, जब एक रहेगा तो मोनोकार्बोक्सिलिक, 2 रहेगा तो डाई कार्बोक्सिलिक, 3 रहेगा तो ट्राई कार्बोक्सिलिक, जब एक रहेगा तो अगर अम्ल के अणु जो कार्बोक्सिल जो समूह है अगर उसकी संख्या 1 है तो मोनोकार्बोक्सिलिक, 2 है तो डाई कार्बोक्सिलिक, 3 है तो ट्राई कार्बोक्सिलिक होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का सूत्र पूछता है CH3 COOH है। तो ये है जो एसिटिक अम्ल है वो मोनोकार्बोक्सिलिक है, इसमें CO है और CH है। COOH है, COOH है तो वो है कार्बोक्सिलिक, COOH है तो वो है कार्बोक्सिलिक। यहाँ पे COOH है, यहाँ पे COOH, यहाँ पे COOH, तो ये है कार्बोक्सिलिक। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो COOH 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है तो मोनोकार्बोक्सिलिक, यहाँ पे 2 बार है तो डाई कार्बोक्सिलिक, यहाँ पे 3 बार है तो यहाँ पे ट्राई कार्बोक्सिलिक। तो जो सक्सीनिक अम्ल है, सक्सीनिक अम्ल होता है यहाँ पे 2CH2 COOH फिर सिंगल बॉन्ड CH2 COOH, C के भी सिंगल बॉन्ड, CH2 COOH फिर सिंगल बॉन्ड COH COOH, फिर ये है सिंगल बॉन्ड C से, फिर CH2 COOH, ये सिट्रिक अम्ल है, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। फिर उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल या वसा अम्ल क्या है। तो इसके बारे में सेचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड या फैटी एसिड, तो फैटी एसिड के बारे में देखेंगे और सेचुरेटेड के बारे में देखेंगे, सेचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में देखेंगे। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के अणु में एक कार्बोक्सिल समूह उपस्थित होता है। एलिफैटिक संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH, R मतलब कि जो यहाँ पे जैसे CH3 है ये है R, ये CH2 ये है R, और COOH तो रहेगा ही क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। प्रायः वसा अम्ल फैटी एसिड कहलाते हैं। जो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है वो फैटी एसिड कहलाते हैं, ये जो है एसिटिक अम्ल ये फैटी एसिड कहलाते हैं। क्योंकि इस श्रेणी के उच्च सदस्य जैसे पामटिक अम्ल, तो पामटिक अम्ल में क्या का सूत्र क्या है? C15H31 COOH है, और स्टेरिक अम्ल का सूत्र क्या है? C17H35 COOH है। और फिर उसके बाद आदि सर्वप्रथम वसा से प्राप्त किए गए थे, तो इसीलिए इनको जो है फैटी एसिड कहा जाता है, जो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे फार्मिक अम्ल HCOOH होता है सबसे सरल मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। तो सबसे सरल मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल कौन सा है? फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HCOOH, H ऐड हो जाता है और COOH तो कार्बोक्सिलिक है ही, तो H ऐड होता है तो हो जाएगा फार्मिक अम्ल हो जाएगा। फार्मिक अम्ल सर्वप्रथम चींटियों, फार्मिका मतलब होता है आंट मतलब चींटी, फार्मिका मतलब आंट से आसवन द्वारा प्राप्त किया गया था, अतः इसका नाम फार्मिक अम्ल पड़ा। एसिटिक अम्ल सिरके में, लैटिन नाम एसिटो मतलब होता है विनेगर, विनेगर मतलब होता है एसिटो, एसिटो मतलब होता है सिरका, तो विनेगर में सिरका का मुख्य अवयव होता है, अतः इसका नाम एसिटिक अम्ल रखा गया है। तो यहाँ पर हम कुछ सूत्र हैं उनको देख लेते हैं। फार्मिक अम्ल का सूत्र देख लेते हैं, HCOOH है, और एसिटिक अम्ल में CH3 जुड़ जाएगा तो COOH तो है ही, एसिटिक अम्ल हो गया CH3 COOH। प्रोपियोनिक अम्ल का CH3 CH2 COOH है। फिर उसके बाद फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम देख लेते हैं। फार्मिक अम्ल का नाम है मीथेनोइक अम्ल, और एसिटिक अम्ल का नाम है एथेनोइक एसिड, और प्रोपियोनिक अम्ल का नाम है प्रोपियोनिक एसिड। ब्यूटेरिक अम्ल का सूत्र देख लेते हैं, CH3 CH2 CH2 COOH, और आइसोब्यूटेरिक अम्ल का देख लेते हैं, CH3 का होल ट्वाइस CH और ब्यूटेरिक अम्ल का IUPAC नाम देख लेते हैं, ब्यूटेनोइक अम्ल है, और आइसोब्यूटेरिक अम्ल का नाम है 2-मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल। फिर यहाँ पे देख लेते हैं भौतिक गुण देख लेते हैं। भौतिक गुण मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों वसा अम्लों की श्रेणी
के प्रथम 3 सदस्य फार्मिक एसिड और प्रोपियोनिक अम्ल तीखी गंध के रंगहीन द्रव हैं। तो फार्मिक और एसिटिक जो प्रोपियोनिक अम्ल हैं इनकी गंध कैसी होती है, तीखी होती है। और ब्यूटेनिक जो अम्ल हैं C3H7COOH से नोनैनोइक अम्ल C8H17COOH तक के वसा अम्ल तेल जैसे द्रव हैं। ये तेल जैसे द्रव सी से अरे यहाँ से ब्यूटेरिक अम्ल से लेकर के नोनैनिक अम्ल तक ये जो है द्रव हैं जिनमें दुर्गंध मक्खन जैसी गंध आती है। इनमें दुर्गंध मक्खन जैसी गंध आती है ब्यूटेरिक से लेकर के नोनैनोइक अम्ल तक। और फिर उसके बाद डेकेनोइक अम्ल C9H19COOH से उच्च गंधहीन ठोस है। ये जो से उच्च सदस्य गंधहीन ठोस है। फिर उसके बाद देख लेते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। जो पहला उसका है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। फार्मिक अम्ल जिसे कहते हैं मेथनोइक अम्ल, फार्मिक अम्ल जिसे कहते हैं मेथनोइक अम्ल, इसके बारे में देख लेते हैं। मेथनोइक अम्ल, फार्मिक अम्ल असंतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों की श्रेणी में प्रथम सदस्य है। तो संतृप्त है फार्मिक अम्ल क्या होता है, संतृप्त होता है। यह लाल चींटियों में तथा लाल चींटियों फॉर्मिका आंट मतलब चींटी में तथा मधुमक्खी बर्रे वेब्स में बिच्छू बूटी नेटल आदि के डंक में तथा कुछ अन्य जीवों में पाया जाता है। चींटी मधुमक्खी या बर्र आदि के काटने या डंक मारने पर शरीर में खुजली जलन व चिड़चिड़ापन मुख्य रूप से फार्मिक अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये हो गया। फिर उसके बाद फार्मिक अम्ल के गुण क्या हैं ये देख लेते हैं। भौतिक गुण है फार्मिक अम्ल तीखी गंध होता है, पंजेंट ऑर्डर होता है, ये तीखी गंध है। और फिर का एक रंगहीन द्रव है, इसका गलनांक 8.4 डिग्री सेंटीग्रेड और क्वथनांक 100.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। यह एक संक्षारक कोरोसिव द्रव है, संक्षारक द्रव है। यह त्वचा पर फफोले डाल देता है। तो फार्मिक अम्ल क्या करता है, त्वचा पर फफोले डाल देता है। और यह जल अल्कोहल और ईथर से पूर्ण रूप से मिश्रणीय है। फिर एसिटिक अम्ल एथेनोइक अम्ल को देख लेते हैं, एथेनोइक अम्ल को देख लेते हैं। फिर उसके बाद कार्बनिक अम्लों में एसिटिक अम्ल प्रमुख है। एसिटिक अम्ल सिरके विनेगर का मुख्य अवयव होता है, इसलिए यह अम्ल एसिटिक अम्ल कहलाता है। सिरके का खट्टा शोर स्वाद एसिटिक अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। और एसिटिक अम्ल वाष्पशील एसिटिक अम्ल वाष्पशील एस्टरों के रूप में कई वनस्पतियों के सुगंध तेलों में पाया जाता है। तो यहाँ पे देख लिए। और एसिटिक अम्ल के गुण देख लेते हैं। निर्जल एसिटिक अम्ल तीखी गंध का रंगहीन द्रव है। इसका क्वथनांक 118 डिग्री सेंटीग्रेड है और यह ठंडा करने पर बर्फ जैसे क्रिस्टलीय ठोस MP 16.6 डिग्री सेंटीग्रेड में जम जाता है। अतः इसे ग्लाइसल एसिटिक अम्ल कहते हैं, ग्लाइसल एसिटिक अम्ल कहते हैं, ग्लाइसल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। यह एक संक्षारक होता है, कोरोसिव होता है, कोरोसिव द्रव है। और यह जल अल्कोहल और ईथर में पूर्ण रूप से मिश्रणीय है, जल और अल्कोहल और ईथर में पूर्ण रूप से मिश्रणीय है। डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों में 2 कार्बोक्सिल समूह होते हैं, जैसे COOH अभी वहाँ ऊपर देखें, डाई मतलब 2, तो 2 कार्बोक्सिलिक समूह होता है उपस्थित होते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल सबसे सरल संतृप्त डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल में किसका नाम इम्पॉर्टेंट है, ऑक्जेलिक अम्ल का नाम इम्पॉर्टेंट है। इस श्रेणी के कुछ सदस्य निम्नलिखित हैं। ऑक्जेलिक अम्ल देख लेते हैं, इसका सूत्र है COOH ये ऑक्जेलिक अम्ल 2 इसमें रहेंगे कार्बोक्सिलिक समूह। और मेलेनोइक अम्ल का रहेगा H2C COOH ये है मेलेनोइक अम्ल है। और फिर सक्सेनिक अम्ल का CH2COOH ये है सक्सेनिक अम्ल। फिर उसके बाद आगे देखते हैं विस्फोटक पदार्थ और इसके इंपॉर्टेंट नोट्स को देख लेते हैं। विस्फोटक एक्सप्लोजिव इनको देख लेते हैं। वे पदार्थ जो ताप घर्षण या उचित प्रहार के फलस्वरूप अपघटित होकर प्रकाश ध्वनि तथा अत्यंत तेजी से फैलने वाली गैसों को उत्पन्न कर तीव्र विस्फोट उत्पन्न करते हैं, विस्फोटक कहलाते हैं। एक अच्छे विस्फोटक पदार्थ में निम्न गुण होते हैं। पहला है विस्फोटक पदार्थ वाष्पशील नहीं होना चाहिए। दूसरा है यह आर्द्रताग्राही नहीं होना चाहिए। जो विस्फोटक पदार्थ होते हैं वो वाष्पशील नहीं होना चाहिए और ये आर्द्रताग्राही नहीं होना चाहिए। विस्फोटक पदार्थ की ये गुण है।
यह सस्ता और अस्थायी होना चाहिए और यह तीव्र विघटित होना चाहिए। तीव्र विघटित होना चाहिए, ये हैं विस्फोटक पदार्थ के गुण। एक अच्छे विस्फोटक पदार्थ के ये गुण होते हैं। कुछ विस्फोटक निम्नलिखित है, तो ये क्वेश्चन आता है कि कौन से विस्फोटक पदार्थ हैं, कौन से नहीं हैं। तो इसका हम सही उत्तर यहाँ अच्छे से क्लियर कर लेंगे कॉन्सेप्ट, तो सही उत्तर हम लगा पाएंगे। तो ट्राई नाइट्रोटॉलुइन क्या है, ये है ट्राई नाइट्रोटॉलुइन, ये विस्फोटक पदार्थ है, ये विस्फोटक है पदार्थ है। इसे टॉलुइन सांद्र नाइट्रिक अम्ल एवं सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह हल्का पीला क्रिस्टलीय ठोस है, यह अत्यंत उच्च कोटि का विस्फोटक है। टीएनटी का उपयोग, इसे टीएनटी भी बोलते हैं, ट्राई, टी से ट्राई, एन से नाइट्रो और टी से टॉलुइन। तो इसे टीएनटी का उपयोग जो है बम और तार पिंडों को बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग अमोनियम नाइट्रेट के साथ मिलाकर एमेटॉल विस्फोट बनाने में किया जाता है। तो एमेटॉल विस्फोट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है और फिर किसका उपयोग किया जाता है, टीएनटी का उपयोग किया जाता है। टीएनटी का फुल फॉर्म है ट्राई नाइट्रोटॉलुइन। फिर उसके बाद ट्राई नाइट्रो ये भी है, ट्राई नाइट्रो ये भी है, ट्राई नाइट्रो ये भी है और ट्राई नाइट्रो यहाँ टॉलुइन से टी से टॉलुइन हो गया और यहाँ से जी से जी आ जाएगा तो यहाँ पे ग्लिसरीन हो जाएगा। तो ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन है। यह एक रंगहीन तैलीय द्रव है, इसे नोबल तेल भी कहा जाता है। तो नोबल तेल किसे कहा जाता है, ये पूछा जाता है। तो टीएनजी को नोबल तेल कहा जाता है। यह ग्लिसरीन पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल एवं सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसकी सहायता से डायनामाइट जैसे महत्वपूर्ण विस्फोटक बनाए जाते हैं। वह स्वयं भी एक महत्वपूर्ण विस्फोटक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायनामाइट बनाने में किस विस्फोटक का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन या फिर टीएनजी। तो टीएनजी और ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग जो है डायनामाइट बनाने में किया जाता है और टीएनजी को ही नोबल तेल कहा जाता है। फिर उसके बाद ट्राई नाइट्रोफिनाल कह लेते हैं, तो पी से फिनाल हो गया, ट्राई नाइट्रो PHENOL फिनाल हो गया। और फिर उसके जिसे पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है। यह फिनाल व नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। यह हल्का पीला क्रिस्टलीय ठोस होता है। यह भी एक प्रचंड विस्फोटक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पिक्रिक अम्ल किसे कहा जाता है, पिक्रिक अम्ल किसे कहा जाता है, तो ट्राई नाइट्रोफिनाल को ही पिक्रिक अम्ल कहा जाता है। डायनामाइट को देख लेते हैं यहाँ पे, डायनामाइट को देख लेते हैं। इसका आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने 1860 के दशक में किया था। इसे अक्रिय पदार्थ जैसे लकड़ी के बुरादे या कीजेल गुर में नाइट्रोग्लिसरीन को अवशोषित कराकर प्राप्त किया जाता है। इसका प्रयोग कुएं खोदने में किया जाता है। डायनामाइट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो सबसे पहले तो ये पूछता है कि डायनामाइट का खोज किसने किया था, तो सबसे इसका उत्तर है अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल ने किया था डायनामाइट का आविष्कार। और डायनामाइट का आविष्कार कहाँ कहाँ किया जाता है, कुआं खोदने के लिए डायनामाइट का आविष्कार किया जाता है, सड़क बनाने में किया जाता है, बांध बनाने में डायनामाइट का उपयोग किया जाता है, सुरंग बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, चट्टान जैसे कि कुएं खोदने में ऐसे अंदर रख देंगे तो वहाँ पे गड्ढा हो जाएगा तो डायनामाइट हो गया। बांध बनाने में जैसे जहाँ पे बांध बनाते हैं तो वहाँ रख देंगे तो वहाँ डायनामाइट विस्फोटक होता ही है तो वहाँ पे गड्ढा हो जाएगा। सुरंग बनाने में जैसे सुरंगों को तोड़ना पड़ता है, चट्टानों को तोड़ने के लिए वहाँ डायनामाइट का प्रयोग होगा। और चट्टानें यहाँ पे लिखा ही हुआ है, चट्टानें तोड़ने के लिए भी होता है डायनामाइट का प्रयोग। आधुनिक डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन के स्थान पर सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधुनिक जो डायनामाइट प्रेजेंट टाइम में जो डायनामाइट बन रहा है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो नाइट्रोग्लिसरीन की जगह पर अब सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद ब्लास्टिंग जिलेटिन देख लेते हैं, ये क्या है, ब्लास्टिंग जिलेटिन देख लेते हैं। यह 7% नाइट्रोसेलुलोज तथा 93% नाइट्रोग्लिसरीन का मिश्रण है। इसका प्रयोग खान खोदने व सुरंग बनाने में किया जाता है। तो खान खोदने सुरंग बनाने में किया जाता है, ये भी एक विस्फोटक है। तो ब्लास्टिंग जिलेटिन क्या है, ये एक विस्फोटक पदार्थ है। फिर उसके बाद RDX तो बहुत इंपॉर्टेंट है। RDX से यहाँ से क्वेश्चन बहुत सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसके बारे में देख लेते हैं। इसका रासायनिक नाम है साइक्लोनाइट या साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रामीन। तो ये है इसका रासायनिक नाम। पूछा जाता है कि RDS का रासायनिक नाम बताइए, तो इसका रासायनिक नाम है साइक्लोनाइट या फिर इसका होगा सही उत्तर साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रामीन। तो इसका सही उत्तर होगा साइक्लोनाइट या फिर साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रामीन। फिर इसमें पदार्थ, इस प्लास्टिक पदार्थ जैसे पॉलीब्यूटाइन
एक्रिलिक अम्ल या पॉलीयूरेथेन को मिलाकर प्लास्टिक बॉन्डेड विस्फोट बनाया जाता है। तो प्लास्टिक बॉन्डेड विस्फोट किससे बनाया जाता है? आरडीएक्स से बनाया जाता है। यह एक प्रचंड विस्फोटक है। इसके तापमान व आग फैलने की गति को बढ़ाने के लिए इसमें एल्युमिनियम का चूर्ण मिलाया जाता है। तो आरडीएक्स को जो ताप है, इसकी जो आग है, इसको और आगे फैलाने के लिए, इसकी गति को बढ़ाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? एल्युमिनियम का चूर्ण मिलाया जाता है। इसकी विस्फोटक उष्मा 1510 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होती है। 1 किलो अगर आरडीएक्स है तो उसमें उष्मा कितनी निकलती है? 1510 किलो कैलोरी निकलती है। मतलब कि बहुत ही विस्फोटक पदार्थ है ये। और इस विस्फोटक को जर्मनी में हेक्सोजन, इटली में T4 और संयुक्त राज्य अमेरिका में साइक्लोनाइट के नाम से जाना जाता है। इसके एक रूप को C4 भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरडीएक्स, जो हमारे इंडिया में इसको आरडीएक्स बोलते हैं, लेकिन अमेरिका में आरडीएक्स को क्या बोलते हैं? साइक्लोनाइट बोलते हैं। और इटली में क्या बोलते हैं? T4 बोलते हैं। इटली में इसको T4, आरडीएक्स को T4 बोलते हैं। और जर्मनी में आरडीएक्स को हेक्सोजन बोलते हैं। और इसका एक रूप और भी है जिसे C4 कहते हैं। तो फिर उसके बाद गन कॉटन का क्या है? रुई या लकड़ी के रेशों पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल की क्रिया द्वारा नाइट्रोसेल्यूलोज गन कॉटन प्राप्त होता है, जो एक महत्वपूर्ण विस्फोटक पदार्थ है। तो गन कॉटन कौन सा पदार्थ है? ये एक जो है गन कॉटन भी एक विस्फोटक पदार्थ है। और इसे जो है रुई या फिर लकड़ी के जो रेशे होते हैं उन पर नासांद्र नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो नाइट्रोसेल्यूलोज गन कॉटन, नाइट्रोसेल्यूलोज गन कॉटन का सूत्र क्या है? नाइट्रोसेल्यूलोज। ये है नाइट्रोसेल, गन कॉटन क्या है? नाइट्रोसेल्यूलोज प्राप्त होता है, जो एक महत्वपूर्ण विस्फोटक होता है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खान में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण है? इसका सही उत्तर है मीथेन एवं वायु।